हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहित कुमार। आज हम अपने सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डेवलपमेंट को। और उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज के लिए वो है द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसमें 4 पिलर कौन से हैं? फर्स्ट है इक्विटी, सेकंड है सस्टेनेबिलिटी, थर्ड है प्रोडक्टिविटी एंड फोर्थ है एम्पावरमेंट। तो ये चार पिलर हैं हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के। इनमें हम फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट है इक्विटी रेफर्स टू मेक इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबॉडी। यानी कि इक्विटी का मतलब है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल अवसर मिले, समान अवसर मिले। और वो जो अवसर उनको मिल रहे हैं वो भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के मिले, किसी प्रकार का उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, like on the basis of gender, race, income and caste. The opportunity available to people must be equal irrespective of their gender, race, income and caste. तो ये आपका फर्स्ट जो हमारा पिलर है। सेकंड जो है वो है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि सस्टेन रखना, उसको मतलब बहुत लंबे समय तक वो बना रहे, कंटिन्यू बना रहे, है ना। तो ऊपर था कि इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर है कॉन्टिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि जो अब इक्वल तो मिल रही है अपॉर्चुनिटी, वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ अब वो कंटिन्यू बनी रहे लंबे समय तक। यानी कि उस अपॉर्चुनिटी का हम तो यूज़ करें ही करें, हमारे से आने वाली अगली जनरेशन भी उसको यूज़ करे। तो ये सस्टेनेबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो सस्टेनेबिलिटी मीन्स कॉन्टिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सेकेंड देखिए, टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटी। यानी कि हर जनरेशन को इसी तरह से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑल एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी यूज कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको उनको हमको अपने फ्यूचर को देख कर ही, उसको फ्यूचर को माइंड में रख कर ही यूज़ करना है। जैसे आज अगर हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इसमें हम कोयल और पेट्रोलियम का एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर उसको हम इसी तरह से यूज़ करते रहे तो वो नियर फ्यूचर में हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन हम उसको एक अच्छे ढंग से जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनका अगर हम साथ साथ में यूज़ करते रहें तो हम उनको कहीं ना कहीं बचा कर रख सकते हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज विल लीड टू फ्यूअर अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर हम इस तरह से मिसयूज़ किया इन चीज़ों का, रिसोर्सेज का, तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो अवेलेबल नहीं होगा, वो बहुत कम रह जाएगा। थर्ड जो हमारा पिलर है वो है प्रोडक्टिविटी। यहाँ प्रोडक्टिविटी से मतलब है ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी से, यानी कि ह्यूमन लेबर से। अब प्रोडक्टिविटी हेयर मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लेबर। सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली एनरिच्ड बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटी इन पीपल। देखो अब यहाँ पर जो है हमको ऐसी अगर हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए तो हमें लोगों की जो कैपेबिलिटी है उसको बना के रखना पड़ेगा। जैसे आगे इसमें दिया भी हुआ है कि उनकी वर्क एफिशिएंसी को हमें बना के रखना होगा। अगर हमको वर्क एफिशिएंसी बनानी है, यानी कि उसको वर्क एफिशिएंसी उनकी हमको बना कर रखनी है, उनसे उसको एनरिच करना है, तो हमको उसके लिए बहुत सारे जो हमारे की एरियाज़ थे उनके अंदर उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी, तभी वो हमारे लिए प्रोडक्टिव रहेंगे। अब हम जैसे हम पहले भी एग्जांपल ले चुके हैं, कोई भी एक इलिटरेट व्यक्ति जो है वो उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है सामने, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं ला सकता है। वो कुछ जो कॉमन वर्क है वही कर सकता है, जैसे जो लेबर कास्ट करती है। तो इसीलिए अगर वो एजुकेटेड होगा तो वो बहुत सारी जगह से अपने कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी मतलब जो है प्रोडक्टिव रहेगा कहीं ना कहीं देश के लिए, अदरवाइज जो है वो डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी से मतलब है लेबर प्रोडक्टिविटी। अल्टीमेटली इट इज़ पीपल हु आर द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन, देयरफॉर एफर्ट टू इंक्रीज देयर नॉलेज
और प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटी लीड्स टू बेटर वर्क एफिशिएंसी। तो देखो, जो लोग होते हैं किसी देश का, वही रियल वेल्थ होते हैं। तो उनको ही हमको एनरिच करना है और उनको हमको नॉलेज देनी है, उनको हेल्थ फैसिलिटी देनी है, उनकी परचेजिंग पावर को भी बढ़ाना है, एक्सेस टू रिसोर्सेज भी उनको देना है। तो अगर ये सब चीज़ें देंगे तो डेफिनेट है कि वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी उनकी। तो देखो, यहाँ पर मेन बात वही है, आप ध्यान रखना अंदर से कॉन्सेप्ट जो है वो 3 की एरियाज ध्यान रखने हैं, हमें उन्हीं को बिल्टअप करना है, तभी हम उस पिलर को बिल्ड कर सकते हैं, जो हमारे 4 पिलर्स हैं। तो नेक्स्ट है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। यानी कि एम्पावरमेंट का मतलब है कि उनको इतना पावरफुल बना दीजिए जो पीपल्स हैं, ताकि वो अपने आप ही जो है अपनी चॉइसेस को खुद देखने लगे, अल्टरनेट्स को, जो उनके पास उनके चॉइसेस हैं उनको अपने आप ही वो बढ़ा सकें। अब एम्पावर उनको हम कैसे कर सकते हैं? बाय गिविंग देम द एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, एक्सेस टू रिसोर्स। मेन जो मुद्दा है वही है, जो मेन कॉन्सेप्ट है वही है। और ये हम कैसे दे सकते हैं? गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल्स। अगर अच्छी गवर्नेंस रहेंगी, अच्छी पॉलिसीज़ रहेंगी, है ना, तो फिर जो है हम उनको एम्पावर कर सकते हैं लोगों को। द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स इज़ ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। अब देखिए, ऐसे लोगों को जो है अगर हम एम्पावर करते हैं, जैसे कुछ बैकवर्ड क्लासेज हैं और महिलाएं हैं, तो अगर हम इन लोगों को, या फिर कुछ और गरीब लोग जो हैं अंडर जो पॉवर्टी लाइन आते हैं, उन लोगों को अगर हम एम्पावर करते हैं, तो ये एक मतलब एक सब बहुत अच्छा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो इट्स स्पेशल इम्पोर्टेंस रहेगी अगर हम इस तरह के लोगों को जो एम्पावर करेंगे, तो उससे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ेगा। देखिए, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं, जो मतलब उनके पास चारों फुली रिसोर्सेज हैं, तो वो लोग तो अपना कैसे न कैसे अपने आप को एम्पावर कर लेंगे। बट असली एम्पावर किसको चाहिए? गरीब लोगों को चाहिए, जो नहीं है, इतना कैपेबल नहीं है, किसी के पास पढ़ने के लिए, स्कूल भेजने के लिए पैसा नहीं है, किसी के पास अच्छे हॉस्पिटल में जाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अगर उनके पास उनको फ्री एजुकेशन दे देंगे, अगर एजुकेशन दे देंगे तो वो पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ कर जाएगा, और कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी तो उसकी अर्निंग हो जाएगी, तो उसके पास पैसा आ जाएगा, तो फिर वो अच्छी फैसिलिटी भी उठा सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और अच्छे उनके पास रिसोर्सेज रहेंगे। तो सारी एक चेन है वो मिल सकती है अगर हम उनको एम्पावर करेंगे। तो ये थे हमारे 4 पिलर्स। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, और इसको आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम का। नेक्स्ट है अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट। अब बात आती है अप्रोचेज़ की। अप्रोचेज़ यहाँ पर 4 हैं: इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। देखो, अप्रोच का मतलब होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ने का तरीका, यानी कि पहले ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या समझा जाता था। तो एक समय पर इनकम अप्रोच थी, उसके बाद वेलफेयर अप्रोच आई ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए या उसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो कौन कौन से तरीके हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ने के किस्म से, वो हैं ये। तो 4 अप्रोचेज़ हैं। एज इट इज़ मैंने डायग्राम इसका जो है ले लिया है, जो कि सेम है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इनकम अप्रोच। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन एज बीइंग लिंक्ड टू इनकम। The idea is that the level of income reflect the level of freedom an individual enjoys. Higher the level of income, higher the level of human development. देखो, बात वही है कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इनकम से जुड़ा हुआ बताया ह्यूमन बीइंग को, और ये बताया है कि अगर किसी भी देश के लोगों की अगर इनकम अच्छी है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम अच्छी है, तो इसका मतलब वो ह्यूमन डेवलपमेंट भी वहाँ की अच्छी है। अगर वहाँ पे इनकम अच्छी नहीं है उनकी, तो इसका मतलब जो है उनकी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट अप्रोच है, इनकम अप्रोच, जो पहले से ली गई है। सेकेंड है वेलफेयर अप्रोच। दिस अप्रोच लुक्स एट द ह्यूमन बींग एज बेनिफिशरी ऑफ और टारगेट ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। द अप्रोच आर्ग्यूज फॉर हायर गवर्नमेंट expenditure on education, health and social secondary and amenities. People are not participant in the development but only passive recipients. देखिए, ये थोड़ा सा एक अप्रोच ऐसी है जो मानव के कल्याण के बारे में बात करती है, वेलफेयर के बारे में बात करती है ह्यूमन के,
और यहाँ पर वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को इतना एक्सपेंडिचर लगाना चाहिए, इतना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्च करना चाहिए लोगों के ऊपर, और उनको अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, उनको हेल्थ देनी चाहिए, उनको जो है मतलब एक्सेस टू रिसोर्सेज देना चाहिए। यानी कि यहाँ पर सारा का सारा काम जो करेगी वो गवर्नमेंट करेगी, और जो पीपल्स हैं वो पैसिव हो जाएंगे, यानी कि उनका कोई रोल ही नहीं है देश के लिए या फिर अपने डेवलपमेंट के लिए। तो एक किस्म से कहीं ना कहीं अप्रोच जो है वो ज़्यादा फिट नहीं बैठ रही है, क्योंकि इसमें जो है पीपल्स आर नॉट पार्टिसिपेंट इन द डेवलपमेंट बट ओनली द रिसीवर, मतलब वो केवल रिसीवर हैं, उनको बस देना चाहिए, उनको सरकार उनके ऊपर खर्च करे, उनको दे। So the government is responsible for increasing level of human development by मैक्सिमाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर। तो गवर्नमेंट ही जो है वहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ा सकती है अगर उनका जो है वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए अगर वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा लेगी। तो यहाँ पर एक किस्म से ह्यूमन को पैसिव बताया गया है, तो ये हमारी सेकंड अप्रोच है, वेलफेयर अप्रोच। थर्ड है बेसिक नीड अप्रोच। दिस अप्रोच वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था। 6 बेसिक नीड्स में इसमें शामिल किया गया था। इसमें सिर्फ 6 नीड्स हैं, उनको बेसिक नीड्स है उन्हीं को शामिल किया गया इसमें। तो हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड है, वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन एंड हाउसिंग वर आइडेंटिफाइड, इनको आइडेंटिफाई किया गया था। द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन चॉइसेस इज इग्नोर्ड एंड द एम्फसाइजेज ऑन द प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ डिफाइंड सेक्शंस। तो अब मतलब इसमें जो है, जो कि देखो अभी जो महबूब उल हक जी ने कहा था कि एनलार्ज करना है चॉइसेस को। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि उनको एनलार्ज करो, उनकी चॉइसेस को, और उनके लिए जो उनकी जो लाइफ है उसको ईजी करो। तो एनलार्ज करना है उनकी चॉइसेस को। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ ये जो 6 बेसिक नीड्स हैं बस इसी में ही पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट को दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन चॉइसेस का, कि मानव के जितने हो सकते हैं उसके विकल्प बढ़ाने हैं, उसकी चॉइसेस बढ़ानी है, उसके पास हर काम के लिए अल्टरनेट होना चाहिए कोई ना कोई। तो उसके जितने अल्टरनेट, उनकी चॉइसेस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होंगी उतना ही वो डेवलप होगा। बट यहाँ पर तो केवल जो है आप देखो 6 में हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग में ही इसको कंक्लूड कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो है केवल एक बेसिक नीड्स तक ही सीमित था यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट की जो अप्रोच है। लास्ट जो अप्रोच है वो कैपेबिलिटी अप्रोच है। दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन। बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी इन द एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स इज द की टू इंक्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ह्यूमन की कैपेबिलिटी बढ़ा दो, और कैपेबिलिटी बढ़ा के उसको हेल्थ और एजुकेशन और एक्सेस रिसोर्सेज उसको अवेलेबल करवा दीजिए। तो यानी कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। देखिए ये अप्रोच आज की है, आज इसी अप्रोच को माने, क्योंकि देखो उन्होंने बताया था कि इंक्रीज द फ्रीडम, मतलब उनकी फ्रीडम बढ़ा दो, यानी उनको कैपेबल कर दो, उनको एजुकेशन दो, हेल्थ दो और उनको एक्सेस टू रिसोर्सेज दो, तो ही वो जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर जो है कोई और अच्छी अप्रोच भी आ सकती है। अभी तक के लिए चौथी अप्रोच आज यही मान्य है, कैपेबिलिटी अप्रोच। तो 4 अप्रोचेज हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कुछ बॉक्सेस हैं 2, हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले भूटान के बारे में। तो भूटान इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ ऑफिशियल प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। देखो ये एक ऐसा कंट्री है जो अपना मेन फोकस जो है अपना वो हैप्पीनेस पे करता है। तो यहाँ पर जो है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसका मतलब देखो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लोग स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बौद्ध धर्म का वहाँ पर फैलाव है, और इसलिए वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं और वो शांति सुख में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि जो बहुत ज़्यादा आउटसाइड जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसके अंदर वो बिलीव कम करते हैं। तो इसीलिए उनके लिए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ नहीं करनी है जिसके लिए उनको अपने एनवायरनमेंट को ख़राब करना पड़े। अगर उनका एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है उस चीज़ से, तो वो अपना उसको बहुत ज़्यादा कॉशियसली उसको आगे करते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी को उनको यूज़ ही करना है। अगर वो हमारे लिए बेनिफिट है और हमारे एनवायरनमेंट को भी ख़राब नहीं कर रही है और हमारे लोगों को शांति सुख मिल रहा है भी, क्योंकि देखो वो नेचुरल जो हैप्पीनेस है उस पर बिलीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो भूटान ने ही लाया है पूरे वर्ल्ड के सामने। इसमें क्या है, मटेरियल प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आर अप्रोच्ड मोर कॉशियसली taking into consideration the possible harm they might bring to the environment
और द अदर आस्पेक्ट ऑफ कल्चर एंड स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ द भूटानीज। मतलब वही बात कह रहे हैं कि हम कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी को मतलब बहुत ज़्यादा कॉशियसली ही उसको अपनाएंगे, कहीं वो हमारे भूटानीज को, जो भी वहाँ के लोग हैं, उनको किसी तरह से भी उनकी स्पिरिचुअल लाइफ को या फिर उनकी कल्चर लाइफ को किसी तरह से वो अफेक्ट ना करे। तो दिस सिंपली मीन्स मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस, कि भाई जो ये जो मटेरियल हैप्पीनेस है वो कभी भी हैप्पीनेस के कॉस्ट पर नहीं आ सकती है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस encourage us to think of the spiritual, non-material and qualitative aspects of the development। तो ये जो बहुत अच्छा है किस्म से, जो मैं मानता हूँ इसको, ये बहुत अच्छा है किसी कंट्री के लिए, और वो हैप्पीनेस को बढ़ावा देते हैं और उनके लिए स्पिरिचुअलिटी, नॉन मटेरियल एंड क्वालिटेटिव अप्रोच को वो फॉलो करते हैं। तो ये अप्रोच जो है वो भूटान में आई है सबसे पहले वर्ल्ड में। और इसके अलावा एक बॉक्स है, इसको मैंने वैसे आपको बता दिया कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है, और इसके अलावा जो है यही जो है जो आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स भी देता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी यही देता है, और इसको 1990s में इसने शुरू किया था। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला है हमारा मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट को का मापन जो होता है वो कैसे, उसको कैसे मापते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। तो HDI देखो दो तरीके से हम मापते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और साथ में देखिए क्या है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो दो तरीके से हम इसको मापते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो पहले हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स rank the countries based on their performance in the key area of health, education and access to resource। मतलब वो इन तीनों एरियाज़ के अंदर हर कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस देखते हैं और उसके आधार पर जो है एक रिपोर्ट देते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये तीनों एरिया हैं, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्स। आगे देखते हैं। These ranking are based on a score between 0 to 1 that a country earns। तो ये जो मेज़र होता है वो 0 से 1 अंक के बीच में ही होता है, और इसमें उसी की एरिया में कितना कोई कंट्री स्कोर करती है उसी के आधार पर 0 से 1 के बीच में ही उनको स्कोर दिया जाता है। अब आगे देखिए। ईच ऑफ दिस डायमेंशन इज गिवन a weightage of 1/3। The Human Development Index is a sum total of the weights assigned to all this dimension। ठीक है, तो देखिए अभी इन तीनों एस्पेक्ट जो हमारे थे, एजुकेशन, हेल्थ एंड एक्सेस टू रिसोर्स, इनको 1/3 वेटेज दी जाती है। यानी कि 1/3 में से किसी कंट्री को कितना मिला एजुकेशन में, हेल्थ में कितना मिला 1/3, यानी कि 1/3 मीन्स 0.333। तो ये हो जाएगा इतने 0.33 में से कितना मिला किसी कंट्री को, नंबर कितने मिले, वो वहाँ के मेजर्स होते हैं, उनको देखते हैं कि एजुकेशन को मैंने आपको बताया था कि एनरोलमेंट, ग्रॉस एनरोलमेंट देखते हैं उसके अंदर। इसके अलावा जो है एडल्ट लिटरेसी रेट देखते हैं, तो उसके आधार पर वहाँ देखते हैं कि कितने एडल्ट लिटरेसी रेट है, तो उसके आधार पर वो 0.33 थी, यानी 1/3 में से नंबर देते हैं एक एस्पेक्ट को, दूसरे एस्पेक्ट को देते हैं। इसी तरह से फिर हेल्थ को देते हैं। हेल्थ को आपको मैंने बताया था किससे मापते हैं, बताइए, जीवन प्रत्याशा से मापते हैं, जो कि एट बर्थ होती है, वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो उससे हम उसको मापते हैं। और इसके अलावा जो थर्ड जो है हमारा एक्सेस टू रिसोर्स, इसको हम जो है मतलब वहाँ की पर कैपिटा इनकम क्या है और उसकी परचेजिंग पावर जो है, उनके आधार पर हम उसको मापते हैं। तो उन 1/3 तीनों को 1/3 वेटेज मिलता है और उसमें से उनको नंबर मिलते हैं, और बाद में उनका टोटल होकर जिसकी जो रैंकिंग आएगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी, क्योंकि 1/3 इसको हम टोटल करेंगे तो 1 बनेगा। यानी कि हाईएस्ट मार्क्स 1 है और लोएस्ट मार्क्स 0 है। तो 0 और 1 के बीच में किसी को जो है वो रिपोर्ट में, इंडेक्स में आएगा, उनका नंबर आएगा। ठीक है।
और आगे चलते हैं, द क्लोजर अ स्कोर इज टू 1 द ग्रेटर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, देयरफॉर अ स्कोर ऑफ 0.983 वुड बी कंसिडर्ड वेरी हाई वाइल 0.268 वुड मीन ए वेरी लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखिए, अगर 0 और 1 के बीच में ही इसको स्कोर को देखते हैं, अगर एक के जितना नज़दीक होगा उतना ही उसका स्कोर ह्यूमन डेवलपमेंट में अच्छा होगा, और 0 के जितना नज़दीक होगा उतना ही उसका लोएस्ट स्कोर माना जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। आगे देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारा जो दूसरा इंडेक्स जो है, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया गया है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। देखिए, जहाँ तक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो ह्यूमन की अटेनमेंट्स के बारे में बताता है, उसकी उपलब्धियों के बारे में बताता है, जबकि जो दूसरी तरफ अगर ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो ये शॉर्टफॉल्स के बारे में बताता है, कमियों के बारे में बताता है। वो उपलब्धियों के बारे में बताता था, ये कमियों के बारे में बताता है। तो ये भी जो है रिलेट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। द इंडेक्स मेजर्स द शॉर्टफॉल इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो उनकी कमियों को देखता है, शॉर्टफॉल्स को देखता है ह्यूमन डेवलपमेंट में। इट इज़ अ नॉन इनकम मेजर, इसमें इनकम का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इसके अंदर। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइव टिल द एज ऑफ 40। देखो, अभी ये सारे जो शॉर्टफॉल्स हैं वो दिखाए गए हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में, कि भाई एक तो कि वहाँ पर 40 साल तक जो परसेंटेज है वहाँ की पॉपुलेशन का 40 साल तक जीने का, सर्वाइव करने का, वो नहीं है, मतलब किस नहीं है वहाँ का परसेंटेज जीने का। तो एक तो वो देखता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, कि कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो 40 की एज तक भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है द एडल्ट इलिटरेसी रेट। लिटरेसी नहीं, इलिटरेसी, यानी कि जो इलिटरेसी है वहाँ पे उसकी रेट क्या है, अडल्ट की, युवाओं की। तो वो भी देखता है। द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर। इतने मतलब संख्या कितनी है कि जो लोग एक्सेस नहीं कर सकते क्लीन वाटर तक। एंड द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडर वेट। और जो एक जो वेट होता है बच्चों का जब वो पैदा होते हैं, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो अंडर वेट हैं। तो ये सारी चीज़ों को वो देखता है, यानी कि एक किस्म से उसकी वो रिवील करता है, उसकी जो कमियां हैं उनको दिखाता है, दर्शाता है ना। तो ये सारी कमियां हैं कि भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, द एडल्ट इलिटरेसी रेट, the number of people who do not have access to clean water, and the number of small children who are underweight. तो ये हैं आर ऑल टेकन इन टू अकाउंट टू शो द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन एनी रीजन। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाता है ह्यूमन डेवलपमेंट, जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, जो शॉर्टफॉल दिखाता है कि इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट में। ऑफन द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज मोर रिवीलिंग देन द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये सबसे ज़्यादा मतलब रिवील करता है किस्म से। देखो, वहाँ पर तो फिर भी हम जो है उसकी मतलब देखते हैं कि उपलब्धियों को देखते हैं कि भाई कितनी इसने पाई कि नहीं आई, लेकिन यहाँ तो उनकी कमियों को देखते हैं। अगर हम किसी कमियों को देखते हैं वो ज़्यादा हमको दिखाता है, उसका एक क्लियर चेहरा हमको सामने आता है अगर इस तरह की कमियाँ होती हैं किसी कंट्री में। तो ये जो है, लेकिन ज़्यादा फेमस जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये कुछ क्वेश्चन रहेंगे इसमें, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। वाई द अच्छा, ये तो आप अगर आ जाता है पिलर। देखो, पिलर तो मैक्सिमम एग्जाम में रिपीट होता है, जनरली पूछा ही जाता है। पिलर्स हो गया या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस हो गया, ये तो नेचुरली एग्जाम में लगभग एक साल छोड़कर एक साल आता ही रहता है। तो वो तो आपको ध्यान में रखना ही है। इसके अलावा जो अप्रोचेज़ हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, और जो मेजरिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट की, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई द वेज ऑफ मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रिफाइंड। मतलब देखो, जो तरीके हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को मापने के, वो रिफाइन क्यों हो रहे हैं, क्यों, मतलब जो हमारे जो सोशलिस्ट कह सकते हैं, हम जोग्राफर कह सकते हैं, वो लोग क्यों इसके बारे में मतलब इसको रिफाइन करने की सोच रहे हैं कि क्योंकि देखिए ये तीन एस्पेक्ट तो ज़रूरी हैं। ये तो मान लिया कि हाँ भाई, एजुकेशन, हेल्थ और एक्सेस टू रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और एस्पेक्ट नहीं हो सकते हैं? और क्या ये जो HDI जो आता है, हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, क्या ये पूरी तरह से फिट है, कंप्लीट है? तो ऐसा नहीं है, कुछ कमियां इसमें भी हैं। तो वही इसके बारे में है कि भाई क्यों इसको मतलब जरूरत पड़ी। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर अटेनमेंट्स, यानी कि ये सिर्फ उपलब्धियों को दिखाता है इन ह्यूमन डेवलपमेंट। Yet it is not the most reliable measure because it does not say anything about distribution. देखो, फिर भी ये जो है इतना रिलायबल मेजर नहीं है,
क्योंकि ये बहुत मतलब कुछ नहीं बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का मामला क्या है, देखिए जैसे ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट आती है, जो यूएनडीपी जो हमारे को देता है हर साल, तो उसके अंदर जो है जितनी छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं वो उन मतलब जो छोटी कंट्रीज़ हैं, छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, वहाँ का इंडेक्स जो है वो उनकी जो इकोनॉमी है वो भारत के मतलब उनके 3-4 देशों की मिला के इकोनॉमी भारत के बराबर नहीं है, और लेकिन फिर भी वो जो है भारत से अच्छा रैंक है उनका। जैसे श्रीलंका है जिसकी बहुत छोटी सी इकोनॉमी है भारत से, वो भी एचडीआई में भारत से ऊपर आता है उसका रैंक। देखिए कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत है, भारत में बहुत सारे कास्ट रिलीजन्स हैं, है ना, तो इसीलिए कुछ फिर अलग अलग मत भी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सही है, लेकिन इसका अपोज होता है कहीं ना कहीं, किसका क्रिटिसिज्म इस बात से होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन को ये ढंग से हैंडल नहीं करता है, क्योंकि बड़े बड़ी कंट्रीज़ हैं उनका हमेशा जो है एचडीआई रिपोर्ट में जो रैंक होता है वो नीचे होता है, जबकि छोटी छोटी कंट्रीज़ होती हैं उनका जो है रैंक ऊपर होता है। तो ये चीज़ होती है, कहीं ना कहीं सामने आता है क्रिटिसिज्म। तो आगे देखते हैं। The ways to measure human development are constantly being refined and newer ways are being researched। मतलब अभी भी जो है, अगर इसमें कमी नहीं होती तो अभी इसके जो रिसर्चर हैं वो इसका नए रास्ता नहीं ढूंढते, इसके अभी भी नए नए वेज ढूंढ रहे हैं कि कैसे इसको और अच्छे से और इसको मतलब क्लैरिफाई करें, है ना, मतलब परफेक्ट हो जाए किस्म से। वो देखते हैं आगे होगा कि नहीं होगा। देर इज अ डिस्कशन रिगार्डिंग ए पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स एंड इट लिस्टिंग ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज। देखिए अब इस तरह के और भी वेज को सामने ला रहे हैं कि भाई क्यों ना करप्शन को भी इसमें ऐड किया जाए, कि भाई जिस कंट्री में करप्शन, जैसे 3 हमने ऐड किए हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड एक्सेस टू रिसोर्स, के साथ करप्शन को भी ऐड किया जाना चाहिए, पॉलिटिकल फ्रीडम कितना है उसको भी ऐड किया जाना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें रहेंगी तो वो और थोड़ा सा मतलब क्लैरिफाई हो जाएगा और उसको हम ज़्यादा अच्छा से कह पाएंगे रिपोर्ट को। तो ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए। तो इस तरह से एक ये इंडेक्स भी देने चाहिए, पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स, किस कंट्री में कितनी पॉलिटिकल फ्रीडम है, तो इसको भी देना चाहिए। एंड ए लिस्टिंग ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज, और करप्ट कंट्रीज़ की लिस्ट भी आनी चाहिए। तो इस तरह से हम ह्यूमन डेवलपमेंट को और अच्छा दिखा सकते हैं। तो ये भी हम इसको यूज़ ऐड कर सकते हैं। तो एक किस्म से मैंने इसको ऐड कर लिया क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं इसको नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आपको हर चीज़ करके चलना है, कंप्लीट लेना है। सो वी कैन से दैट देयर कैन बी अदर लिंक्स टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये हो सकते हैं, और भी बहुत से मेथड हो सकते हैं, और भी अदर वेज हो सकते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट को और अच्छा रिफाइन बना सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।